यस, गुड इवनिंग बच्चों। चलो तो शुरू करते हैं जो आपका लॉन्ग अवेटिंग वीडियो था। ठीक है, चलो तो पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है कि FClOn में से कौन ज़्यादा केमिकली रिएक्टिव होगा। ठीक है ना। अच्छा, किस टर्म के लिए? ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी के लिए। अच्छा, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी क्या होती है? जो दूसरों के इलेक्ट्रॉन को छीन ले, राइट, उसको बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी। यानी कि क्या करता है, किसी के इलेक्ट्रॉन को ले लेता है। अच्छा, कौन इजीली ले लेता है इलेक्ट्रॉन्स को? तो सबसे ज़्यादा फ्लोरीन होता है। अच्छा, एक्चुअली यहाँ पे ये थोड़ा गड़बड़ वाला है, इसमें एक्चुअल आंसर आएगा ये वाला। क्यों? क्योंकि हमें तो पता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सीरीज़, हमें पता है फोन क्लोरोब्रोमो IsCPH अगर देखें तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को खींचने वाला F होता है, राइट। फिर O होता है, फिर N होता है। यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की टर्म में देखें तो F ज़्यादा, फिर O, फिर N। तो अगर हम देखें सभी ऑप्शंस तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल ही नहीं आएगा, क्योंकि FON तो फॉलो ही नहीं हो रहा है। अच्छा, तो यानी कि A, B और C में से कोई आ सकता है। और कोई है क्या? अच्छा, उसके बाद क्या कर सकते हैं? चलो, इसके बाद में ये C ऑप्शन भी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि आपका फ्लोरीन जो होता है वो ऊपर होता है और Cl नीचे होता है। ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होता है? तो ये वाला भाई, है ना। तो फ्लोरीन जो है उससे ज़्यादा क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं होती, यानी कि वो इलेक्ट्रॉन को नहीं खींच पाता। ठीक है, तो अपने ऑप्शन अभी बचे कौन से? A और B। तो एक्चुअली इसमें सही आंसर है B वाला। अच्छा, इसके बाद में नेक्स्ट जाते हैं कि भाई सीरीज़ अलग अलग दी हुई है आयोनाइजेशन एंथैल्पी की। किसकी भाई? सेकंड पीरियड है ना। सेकंड पीरियड में कौन कौन होता है? लिथियम, है ना, लिथियम वाला, यानी कि लिथियम, राइट। फिर कौन होता है? बेरिलियम, राइट। अच्छा, और फिर कौन होता है? फिर एक्चुअली डी ब्लॉक पे तो कोई होता नहीं है यहाँ पे। और फिर यहाँ पे आपका चालू हो जाता है बोरॉन, फिर यहाँ पे होता है कार्बन, यहाँ पे नाइट्रोजन, ओके, राइट, एंड सो ऑन। अच्छा, चलो तो अभी इसमें हमें क्या देखना है कि फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, है ना, पीरियड की बात चल रही है ना, तो फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। अच्छा, आयोनाइजेशन एंथैल्पी का क्या होगा? अच्छा, तो हम देखें बच्चों, तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी की बात कर रही है लेफ़्ट टू राइट में, है ना। तो अगर हम लिथियम की बात करें तो लिथियम से बेरिलियम जाते हैं ना। ठीक है, लिथियम से बेरिलियम, तो ये आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो बढ़ती जाती है। बेटा क्यों बढ़ती है? आयोनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब होता है कि कितनी एनर्जी हमें देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को लूज़ करवाने के लिए। भाई बेरिलियम जो होता है ना, उसका तो क्या होता है, उसका क्या होता है स्ट्रक्चर, क्या होता है? चलो तो हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ लिखना, आई थिंक सो वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा कि भाई यहाँ लिथियम है, यहाँ बेरिलियम है, और यहाँ पे है आपका बोरॉन, यहाँ पे है आपका कार्बन, यहाँ पे है आपका नाइट्रोजन, राइट। अच्छा, ठीक है। तो भाई यहाँ पे क्या होता है, लिथियम जो होता है ना, तो लिथियम का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो क्या होता है, इसका 2s1 होता है, और इसका क्या होता है, 2s2 होता है। अच्छा, इसका क्या होता है फिर? इसका होता है 2s2, 2p1, राइट। अच्छा, इसका तक क्या होता है? 2p2, इसका होता है 2p3। अच्छा, हमें पता है कि ये जो है वो फुल्ली फिल्ड है। क्या है? फुल्ली फिल्ड। अच्छा, और ये जो नाइट्रोजन है वो क्या है? वो हाफ फिल्ड है, वो हाफ फील्ड है। अच्छा, फुल्ली फील्ड होता है वो कैसा होता है? स्टेबल होता है, और जो स्टेबल होता है उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होता है। यानी कि बेटा लिथियम से यहाँ शुरू करूँगा तो बेरिलियम तक आते आते बढ़ जाएगा, फिर वापस यहाँ बोरॉन में इजी हो जाएगा इलेक्ट्रॉन निकालना, मतलब कि एनर्जी कम देनी पड़ती है। फिर कार्बन में बढ़ जाती है, फिर नाइट्रोजन में और बढ़ जाती है क्योंकि वो हाफ फील्ड होता है, राइट। अच्छा, उसके बाद में वापस नीचे से शुरू होती है और सबसे ज़्यादा होती है भाई किसमें? आपका नोबल गैसेस में, है ना। तो ये जो है पॉइंट वो नोबल गैसेस वाला है, यानी कि ये अपना आयोनाइजेशन एंथैल्पी का ट्रेंड जो है वो यहाँ बिल्कुल फिट हो रहा है। अच्छा, इसके बाद में कौन सा आएगा? तो इसके बाद में हमें पूछ रहे हैं कि एटॉमिक वॉल्यूम भी, ये तो बहुत इजी है। वॉल्यूम जो होता है
है ना, लेफ़्ट टू राइट जाते हैं ना, तो साइज़ जो होती है वो डिक्रीज़ होती जाती है, राइट। तो इसमें क्या आएगा, इसमें तो बहुत ही ऑप्शन ईजी है, इसमें ये वाला जो है वो ऑप्शन आएगा भाई। है ना, लिथियम से ऐसे जाते हैं तो साइज़ डिक्रीज़ होता है, राइट। क्योंकि आपका जो जेड इफ़ेक्टिव है यानी कि इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ऐसे ऐसे जाते हैं तो इंक्रीज़ होता है। उसकी वजह से अगर लिथियम की साइज़ इतनी है, इसकी साइज़ इतनी 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 छोटी 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 होती रहती है, राइट। चलो ठीक है, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं भाई, ऑक्सीडेशन स्टेट्स, है ना। तो ऑक्सीडेशन स्टेट्स में क्या आएगा, तो ऑक्सीडेशन स्टेट्स का मतलब होता है कितने इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज़ कर पाता है। पे लिथियम जो है वो तो +1 ही हो सकता है ना। बेरिलियम +2 होता है, बोरॉन +3 हो सकता है, कार्बन +4 हो सकता है, यानी कि ये बढ़ती जाती है लीनियर वे में। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आएगा आपका, ये वाला, राइट। यानी कि इसमें ये ऑप्शन आएगा। तो आपका सही कौन सा है, ऑलरेडी ये आंसर यहाँ सही दिया हुआ है। चलो इसके बाद आगे जाते हैं कि विच इज़ द एक्चुअल ऑर्डर ऑफ आयन्स विथ रिस्पेक्ट टू आयनिक रेडियस। अच्छा, तो इसमें क्या करना होता है, आयनिक रेडियस ढूंढना है ना। तो पहले देख लो भाई कि क्या वो लोग आइसो इलेक्ट्रॉनिक दिया हुआ है। मेरे ख्याल से ऑलरेडी पहला वाला है वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम होते हैं। अच्छा ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर सेम होते हैं, ठीक है, तो उसमें रेडियस किसकी फिर सबसे ज़्यादा होती है, जिसकी न्यूक्लियस में सबसे प्रोटॉन कम हो। तो भाई अगर आइसो इलेक्ट्रॉनिक की बात चल रही होती है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक की, तो हमें क्या देखना होता है, जिसमें ज़्यादा प्रोटॉन उसकी साइज़ सबसे, सॉरी मैंने बोलते बोलते कम लिख दिया, हाँ, प्रोटॉन जिसमें सबसे कम उसकी साइज़ सबसे ज़्यादा होती है। तो भाई इसमें नाइट्रोजन जो है उसमें प्रोटॉन सबसे कम होते हैं, है ना, इसलिए इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उसको वो कम खींच पाता है ना, और इसीलिए उसकी साइज़ सबसे ज़्यादा होती है, राइट। जबकि सोडियम जो होता है उसमें भी, सोडियम की बात कर ले और नाइट्रोजन की बात कर ले, तो इसमें प्रोटॉन कितने होते हैं, बीच यहाँ पे 7 होते हैं ना, और सोडियम में बीच में कितने होते हैं प्रोटॉन, 11। और आजू बाजू में जो इलेक्ट्रॉन है वो तो सेम ही है, राइट। अच्छा, सेम ही है, क्योंकि हमने अभी अभी देखा कि भाई ये तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। तो आजू बाजू में इलेक्ट्रॉन सेम हो लेकिन प्रोटॉन अगर किसी में कम हो, तो यानी कि इसकी साइज़ जो है वो कैसी हो जाएगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि प्रोटॉन खींच नहीं रहा है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो भाई फोर्थ क्वेश्चन है कि अच्छा कौन सा गलत स्टेटमेंट है, क्या करना है, अच्छा 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 अच्छा, स्टेटमेंट नहीं, सही स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है, राइट। तो इसमें सही स्टेटमेंट, ओके, मतलब कि ये एक्सोथर्मिक है और ये जो है वो एंडोथर्मिक है। अच्छा, तो इसमें तो बिल्कुल जाहिर सी बात है बेटा, सी ऑप्शन ही आएगा, क्योंकि आपका O- जो है वो क्या कर रहा है सॉरी, वो टेंड टू रेजिस्ट द एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब कि ये इलेक्ट्रॉन अगर इजीली अंदर ले लेता तो हमें एनर्जी देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये एंडोथर्मिक है, इसका मतलब है कि ये O- को इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए, फिर भी हम लोग को वो देना है, तभी तो इलेक्ट्रॉन हमें एनर्जी देनी पड़ रही है, राइट। यानी कि सी ऑप्शन आएगा। अच्छा, इसके बाद में फिफ्थ क्वेश्चन है कि किसमें डायामैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है। तो भाई इसमें क्या आएगा, इसमें तो हमें MOT थियरी अप्लाई करना है, बॉक्स वाला हमारा, राइट। σ1s, σ*1s, फिर σ2s, σ*2s, और फिर क्योंकि ये >14 वाला होता है ना, मतलब कि पहले O2 जो था वो पहले 16 इलेक्ट्रॉन का था, लेकिन O2+2 जो है वो कितने इलेक्ट्रॉन का है, वो तो 14 का होता है। ठीक है, चलो तो इसमें क्या होता है भाई, 16 हमें यूज़ करना है, 16 वाला ही मेथड, यानी कि छोटा बड़ा और छोटा बड़ा छोटा, है ना, ऐसा आएगा। ठीक है, चलो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पुट किए, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 10 और 2 और 2, यानी कि टोटल हमारा 14 इलेक्ट्रॉन हो गया, यानी कि कोई भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड नहीं है, किसमें, O2+2 में, है ना। अच्छा, तो इसीलिए ये डायामैग्नेटिक प्रॉपर्टी वाला है ना, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता, सो नो अनपेयर्ड, और इसीलिए वो डायामैग्नेटिक। अच्छा ठीक है, सिक्स क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट। तो रॉन्ग स्टेटमेंट में क्या है, हाँ ये तो सही है, फिर कौन सा वाला है, अच्छा अच्छा अच्छा, ये वाला है ना, तो भाई
ये जो है उसमें ये एंगल इतना होता है क्योंकि ऑक्सीजन एटॉम इज sp3 हाइब्रिडाइज। बेटा एक्चुअली sp3 हाइब्रिडाइज कोई भी चीज़ होती है ना तो इसका एंगल तो 109 होता है, लेकिन इसका तो 104 है। ऐसा क्यों बता रहा है? तो बेटा इसका 104 है क्योंकि आपका क्या होता है कि जो ये ऑक्सीजन है, मान लो कि ये हाइड्रोजन है और ये हाइड्रोजन है, राइट, और यहाँ पे क्या होता है, लोन पेयर होता है। अच्छा, तो क्या होता है कि ये लोन पेयर का जो रिपल्सन है वो बढ़ के, है ना, ये दोनों का रिपल्सन बहुत ज़्यादा होता है, ये जो है लोन पेयर का, तो इसीलिए ये एंगल को दबा देते हैं और ये छोटा हो जाता है, राइट। तो बिकॉज ऑफ एल पी रिपल्सन इज ग्रेटर देन बी पी कौन है भाई, हाइड्रोजन बॉन्ड पेयर, ये जो बॉन्ड पेयर है उसकी बात चल रही है। और लोन पेयर कौन है, ये जो लोन पेयर 2 दिखाई वो है। अच्छा ठीक है, इसके बाद में 7th क्वेश्चन, स्मॉलेस्ट बॉन्ड एंगल। अच्छा देख लो, ये आर्सेनिक, एंटीमनी, फॉस्फोरस, नाइट्रोजन। अच्छा ये तो अपना ग्रुप कौन सा है, 15वां, नाना पाटेकर, आर्सेनिक, एंटीमनी, है ना। अच्छा ठीक है बेटा, एक चीज़ बताओ कि अगर मैं NCl3 की बात करूँ तो N, है ना, ये Cl और यहाँ पे क्या होगा आपका एक ये लोन पेयर होगा, एम आई राइट। अच्छा, और Sb की बात करूँ तो क्या होगा, Sb की बात करूँ तो ऐसा कुछ होगा। अच्छा ठीक है, ओके। तो अभी इसमें क्या होगा कि आपका ये जो बॉन्ड, ये जो एंगल होता है ना, ये जो बॉन्ड होता है इसमें यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। अच्छा, ये जो बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे क्या होगा, क्लोरीन होगा, यहाँ पे भी क्लोरीन होगा, यहाँ पे भी क्लोरीन होगा, यहाँ पे भी क्लोरीन, यहाँ पे भी क्लोरीन। ठीक है चलो, तो ये जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है ना, उसको नाइट्रोजन बहुत ईजिली खींच लेता है अपनी तरफ क्योंकि खुद होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव, है ना। अच्छा ठीक है, और यहाँ नीचे के केस में क्या हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉन को Sb इतना ईजिली नहीं खींचता, एम आई राइट। अच्छा, तो बेटा ये नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन ये वाले जो थे वो नज़दीक में आ गए, ये वाले इलेक्ट्रॉन भी नज़दीक में आ गए, और ये वाले इलेक्ट्रॉन, दोनों सब इलेक्ट्रॉन इतने नज़दीक में आ जाते हैं, ये एक दूसरे से रिपल्सन करके बॉन्ड एंगल को बढ़ा लेता है। समझ रहे हो बात को, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन खींच जाते हैं ऐसे, और क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन नज़दीक आ जाते हैं इसलिए वो बॉन्ड एंगल बढ़ जाता है। यानी कि सबसे जो ज़्यादा एंगल होगा वो किसका होगा, NCl3 का होगा, और सबसे कम एंगल किसका होगा, तो वो Sb वाला होगा। यानी कि अपना स्मॉल एंगल पूछा है इसलिए ये वाला आएगा, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन आगे खींचता नहीं है, और आगे खींचता नहीं है तो बॉन्ड एंगल बढ़ता नहीं है ना, वहाँ का वहीं रहता है क्योंकि रिपल्सन नहीं होता। अच्छा, इसके बाद में आपका 8वां क्वेश्चन है, ठीक है, वो तो MOT थियरी पे है, बहुत ईजी है भाई, O2 माइनस O2 प्लस, है ना। तो इसमें आपको क्या करना है, MOT थियरी के हिसाब से नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स गिन लिए, और हमने ऑलरेडी देखा था कि भाई 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उसका बॉन्ड ऑर्डर कितना होता था, 3। अगर 15 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो 2.5, आधा आधा कम करना है, 16 होता है तो 2, अच्छा 17 होता है तो 1.5, और बॉन्ड एंगल, ये जो बॉन्ड ऑर्डर है वो इसके हिसाब से आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। चलो ठीक है, उसके बाद में क्या पूछा है भाई, विच ऑफ दिस इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक एंड आइसो स्ट्रक्चरल। अच्छा बेटा, आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम होना चाहिए, है ना। अच्छा ठीक है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर आप गिनोगे, यहाँ ऑलरेडी गिना हुआ है हमारे लिए, तो ये दोनों का सेम है। और अगर कोई भी चीज़ पूछता है कि आइसो स्ट्रक्चरल ना, तो इसका मतलब है आपको समझ जाना है कि वो पूछ रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन। क्या बोला मैंने, आइसो स्ट्रक्चरल अगर कोई पूछता है तो इसका मतलब है आपका हाइब्रिडाइजेशन सेम होगा बेटा जी, है ना। अच्छा ठीक है, तो आप देख सकते हो कि इसमें दोनों में ही हाइब्रिडाइजेशन सेम है, और इसीलिए ये बेटा कौन सा पेयर है, सेम हमें जो पूछा गया है वो वाला, आइसो इलेक्ट्रॉनिक एज वेल एज आइसो स्ट्रक्चरल। अच्छा, इसमें एक गलती बच्चे करते हैं कि ये जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गिनते हैं ना, इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं, तो वो नहीं करना है, इसमें हमको टोटल इलेक्ट्रॉन लेना है। अच्छा चलो, इसके बाद में 10वां जो क्वेश्चन है, उसमें क्या पूछा है कि भाई अलग अलग ये रिएक्शन दिया हुआ है, और रिएक्शंस की हमें स्टैंडर्ड एंथैल्पी दी हुई है ना। अच्छा, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, सॉरी एंट्रोपी दी हुई है, और ये एंथैल्पी दी हुई है, यानी कि ये एंट्रोपी के हिसाब से मैं रिएक्शन की डेल्टा एस भी फाइंड आउट कर सकता हूँ। हाँ जी बिल्कुल, है ना, और वही यहाँ पे किया हुआ है ना, यानी कि ये प्रोडक्ट की और ये रिएक्टेंट्स की, एम आई राइट। अच्छा ठीक है, तो आप देख सकते हो कि आपको ये डेल्टा एस फाइंड आउट
करके दिया है, लेकिन इसमें ध्यान रखना है बेटा कि इसमें आपको एक्चुअली ये जो किया है ना वो 50 माइनस है ना, ये जो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आपका रिएक्टेंट्स में कौन कौन आएगा भाई, रिएक्टेंट्स में x2 का कितना होता है, x2 का कितना दिया हुआ है 60। अच्छा ठीक है, और आपको y2 जो है लेकिन वो 3/2 है ना, तो 3/2 इंटू 40 तो कितना आएगा, अच्छा यानी कि ये क्या हो गया भाई, अच्छा अच्छा अच्छा, y2 is 40 and this is 3/2, so this is 60 again, और यहाँ पे ये 1/2 आएगा ना क्योंकि ये x2 है, ओके ओके, सो दिस इज़ 1/2 बिकॉज दिस इज x2/2 राइट, because we have to balance it, because we cannot take it directly because here there is only x/3 है, तो यहाँ पे मेरा बैलेंस करना पड़ेगा पहले तो मेरे को, है ना, तो यहाँ फाइनली आएगा आपका क्या आएगा बेटा, वापस एक बार कर लेते हैं ताकि कुछ आपको मिसलीड ना करे। अच्छा सबसे पहले तो मेरे को इसको बैलेंस करना पड़ेगा, है ना, ये x2 जो था वो बैलेंस नहीं था जो यहाँ दिया हुआ था, तो मैंने इसको बैलेंस किया और उसके बाद में फिर मैं डेल्टा एस का फॉर्मूला निकालूंगा, प्रोडक्ट अपॉन प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट का कितना था भाई, प्रोडक्ट का यानी कि xy3 का एंथैल्पी था 40 और इसका x2/2 का था 60/2 प्लस 3/2 इंटू 40, अच्छा यानी कि 50 माइनस 30 प्लस 60, ठीक, यानी कि अपना ये वाला आंसर आ जाएगा। अच्छा ठीक है, ये जो आया वो जूल में आएगा, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा ठीक है, उसके बाद में डेल्टा जी बराबर होता है 0। अच्छा यानी कि बेटा कभी भी अगर इक्विलिब्रियम लिखा हुआ आता है तो समझ जाने का कि जो क्वेश्चन है वो आपको चीख चीख के बोल रहा है कि डेल्टा जी 0 होता है ना, इक्विलिब्रियम वर्ड आता है तो आपको समझ जाना है डेल्टा जी 0 दिया हुआ है। और डेल्टा जी का एक इक्वेशन था डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। अच्छा तो इसमें ये डेल्टा एस की वैल्यू पुट कर दो, बराबर है, और डेल्टा एच की वैल्यू भी आपको दी हुई है और डेल्टा जी की वैल्यू तो 0 ही है। अच्छा डेल्टा एच की वैल्यू कितनी दी हुई है -30, लेकिन ये किलो जूल है तो किलो जूल को 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो जूल में आएगा, है ना, तो ये थोड़ा ध्यान रखना है आपको, राइट। और ऐसा करोगे तो आपको ये जो टेम्परेचर है वो आपको मिल जाएगा, समझ गए। अच्छा लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें ये है कि अगर आपको ऐसा पूछता है कि रिएक्शन, ये वाला जो ऊपर वाला रिएक्शन है वो होने के लिए यानी कि स्पॉन्टेनियस रखने के लिए आपको टेम्परेचर कितना चाहिए, तो बेटा इसके लिए आपको टेम्परेचर 750 से कम लगाना पड़ेगा कि ज़्यादा लगाने पड़ेगा, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, राइट। तो आपने अगर ये 750 ढूंढ लिया ना, मतलब कि अगर ये जो आप देख रहे हो डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, राइट। अच्छा तो अगर स्पॉन्टेनियस रखना है कोई रिएक्शन तो डेल्टा जी कैसा होना चाहिए, नेगेटिव, और अगर इसको नेगेटिव लाना है तो टेम्परेचर क्या होना चाहिए बेटा, टेम्परेचर बढ़ाना चाहिए, है ना, टेम्परेचर जितना बढ़ेगा उतना ये नेगेटिव और होगा, यानी कि मेरा जो टेम्परेचर आया है ना वो 750 से ज़्यादा होगा तब मेरा रिएक्शन स्पॉन्टेनियसली आगे बढ़ेगा। एम आई क्लियर टू यू। अच्छा ठीक है, चलो तो ऐसा क्वेश्चन भी ऑलरेडी एंट्रेंस एग्जाम्स में आ चुका है। उसके बाद में आपका क्वेश्चन आएगा 11th, जो कि बहुत ही सिंपल है बेटा। हमको क्या पूछा है कि ई सेल दिया हुआ है, ठीक है, जिसकी नेगेटिव वैल्यू है ना, अच्छा ई नेगेटिव है, ठीक है, और आपको दिया हुआ है, पूछा गया है कि डेल्टा जी और के इक्विवेलेंट की रिलेशन फाइंड आउट करो, ठीक है। तो भाई ई नेगेटिव है और डेल्टा जी बराबर होता है -NFE, तो अगर ये नेगेटिव होगा तो आपका डेल्टा जी कैसा आएगा, पॉजिटिव, और अगर डेल्टा जी पॉजिटिव आएगा तो डेल्टा जी पॉजिटिव रखने के लिए मेरी के की कीमत कहाँ आएगी, है ना, तो डेल्टा जी बराबर होता है -2, या फिर ऐसा भी लिख सकते हो -RT/ln के, ऐसा भी लिख सकते हो। अच्छा ठीक है, लेकिन बेसिकली बेटा मेरा कहने का मतलब ये है कि ये के की वैल्यू क्या होगी, अभी मेरे को देखो एक चीज़, डेल्टा जी की वैल्यू यहाँ कितना लाना है, ये पॉजिटिव लानी है। डेल्टा जी की वैल्यू अगर पॉजिटिव लानी है तो मेरे को कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि ये वैल्यू कैसी हो जाए, मेरी नेगेटिव बन जाए, ताकि
ये माइनस माइनस होके, ये माइनस माइनस होके प्लस बन जाए मेरा डेल्टा जी, है ना। तो ln k की वैल्यू नेगेटिव कब होती है? तो आपको सबको पता है कि भाई log 1 की वैल्यू 0 होती है ना। log 2 की वैल्यू 0.3 होती है। अच्छा, लेकिन log अगर 1 से कम, यानी कि अगर 0.9, 0.8, log 0.8 है ना, ऐसा आता है ना, तो ये सब की वैल्यू नेगेटिव में होती है, राइट। यानी कि k की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 1 से कम। अगर k की वैल्यू 1 से कम होगी तो log k की वैल्यू माइनस में रहेगी और ये माइनस माइनस होकर डेल्टा जी प्लस हो जाएगा, राइट। तो ये आपका आंसर है। अच्छा, इसमें क्या आएगा? इन विच रिएक्शन एंट्रोपी चेंज इज नेगेटिव। एंट्रोपी चेंज नेगेटिव किस में है? अच्छा, तो बेटा एंट्रोपी चेंज का मतलब होता है कि किस में डिसऑर्डर ज़्यादा है, एम आई राइट। अच्छा, तो जिसमें एंट्रोपी चेंज नेगेटिव का मतलब है कि आपका डिसऑर्डर कम हो रहा है, एम आई राइट। मतलब कि आपका, मतलब मान लो कि यहाँ पे 4 मोल है और यहाँ पे प्रोडक्ट में आपका 2 मोल है, तो यानी कि आपकी एंट्रोपी जो है वो कम हो रही है ना। अभी आपको 2 मोलेक्यूल से ही काम चलाना पड़ेगा, एम आई राइट। तो ये ऑलरेडी आपको दिया हुआ है कि भाई ये आपका नाइट्रोजन और हाइड्रोजन ये मिलके आपका क्या बना रहा है? अमोनिया। तो आप देख सकते हो कि नाइट्रोजन एंड ये हाइड्रोजन है कि टोटल कितने सारे मोल है ना। और इतने सारे मोल में यहाँ पे सिर्फ 2 मोल ही है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि आपकी एंट्रोपी जो है वो कम हो रही है इसमें। अच्छा, इसमें क्या हो रहा है? चलो जैसे कि डी देखते हैं, तो डी में क्या हो रहा है? डी में रिएक्शन में एक ही था, यहाँ एक था मोल और यहाँ पे आपका 2 मोल बन रहा है, यानी कि आपकी एंट्रोपी इंक्रीज़ हो रही है, एम आई राइट। तो बाकी सब में इंक्रीज़ हो रही है, जबकि आपका सी में क्या हो रही है? डिक्रीज़ हो रही है। तो एंट्रोपी डिक्रीज़ हो रही है, मतलब कि डेल्टा जी जो है वो नेगेटिव है आपका। अच्छा, ठीक है। चलो इसके बाद में 13th क्वेश्चन आएगा बेटा जी। अच्छा, 13th क्वेश्चन में आपको जैसे ही बेटा फ्री एक्सपांसन वर्ड आया ना, तुरंत ही आपको पता चलना चाहिए प्रेशर 0 दिया है। अरे प्रेशर 0 दिया है मतलब, सॉरी, प्रेशर 0 दिया है मतलब W बराबर होता है P डेल्टा V, और क्योंकि P 0 है तो W भी 0 दिया है। तो जैसे ही फ्री एक्सपेंशन आता है मैं प्रेशर 0 लूँगा और वर्क 0 लूँगा, ये तो मुझे समझ ही जाना है। और तीसरी बात मुझे समझनी है कि एडियाबेटिक देते हैं तो एडियाबेटिक होता है तो Q 0 होता है। तो ये 3 चीज़ें हमको दी हुई है। अच्छा, इसमें से अभी कौन सी चीज़ हमको सही में समझ में आ रही है? तो चलो ठीक है भाई, ये क्वेश्चन ए तो हो ही नहीं सकता क्योंकि Q जो है वो <0 बोला है। अच्छा, बी भी नहीं हो सकता। अच्छा, अभी सी ऑप्शन हो सकता है या फिर डी ऑप्शन हो सकता है। अच्छा, लेकिन मेरे ख्याल से आगे करने की ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि आपका W0 और Q0 तो सिर्फ सी में ही है। लेकिन आपको पता चला इसलिए मैं आगे करवाऊँगा। भाई इसमें और क्या है कि आपका अगर Q0 होता है ना, और Q जो होता है वो NC डेल्टा T होता है, राइट। अच्छा, यानी कि अगर ये 0 होगा तो आपका डेल्टा T भी क्या होना चाहिए? 0, है मैं राइट। अच्छा, तो इससे आपका आंसर बेटा आ जाता है। अच्छा, है ना। अच्छा, ये एक्चुअली मैंने ये QV की टर्म में लिखा है, आई एम सॉरी कि आपके समझ नहीं पाएंगे। ये QV जो होता है ना वो डेल्टा E होता है ना। ये डेल्टा E जो होता है वो QV होता है बेसिकली, है ना। तो ये ऐसे लाए हैं वो लोग कि भाई ये Q0 है ना, Q0 है और W0 है। बेसिकली ये QV नहीं, ये QV जो होता है ना, अगर वॉल्यूम जो होता है वो कांस्टेंट होता है तो उस फेस पे आपका डेल्टा E जो है वो QV होता है ना। अच्छा, मैं उसकी बात कर रहा था। तो डेल्टा E जो है बेटा वो अगर आपका 0 आता है तो आपका डेल्टा T भी 0 आएगा, है ना। ये मैं बात कर रहा हूँ। और ये आपका कौन सा इक्वेशन है? ये वाला इक्वेशन जो है वो डेल्टा E इज इक्वल्स टू Q प्लस W, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स है, ठीक है। अच्छा, चलो 14वां कौन सा है? चलो 14वां है कि भाई किस में नॉन स्पॉन्टेनियस। भाई नॉन स्पॉन्टेनियस का मतलब है डेल्टा G जो है वो ग्रेटर देन 0। तो भाई देख लो किसमें ग्रेटर देन 0 है, वो वाला ऑप्शन आएगा। अभी डेल्टा G का वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे? डेल्टा G बराबर डेल्टा H माइनस T डेल्टा S, है ना। इसमें वैल्यूज पुट कर दो। टेम्परेचर आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, टेम्परेचर दिया हुआ है, डेल्टा H सबका अलग अलग दिया हुआ है और
डेल्टा एस भी दिया हुआ है, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि यूनिट अलग अलग है। तो आप आइधर सबको किलो जूल में करो या फिर सबको जूल में करो। तो आपको यहाँ देखोगे तो ऑलरेडी आपका ऑप्शन बी है और ऑप्शन डी है, वो दोनों में ही आपका पॉजिटिव डेल्टा जी आ रहा है। सो यू कैन ट्राई टू डू इट, विल नॉट स्पेयर मोर टाइम फॉर इट, राइट। हमको समझ में आ गया क्या करना है। अच्छा 15 में क्या करना है, चलो भाई इसमें ये है कि आपका एक रिएक्शन दिया हुआ है और इसमें बोल रहे हैं कि आपका OH माइनस जो है वो डाउन हो रहा है ना, OH माइनस डाउन हो रहा है। तो Fe3 बढ़ना क्यों चाहिए और कितना बढ़ेगा बेसिकली। अच्छा तो ये जो रिएक्शन है ना उसमें हमको इक्विलिब्रियम वर्ड आया है, इक्विलिब्रियम है ना, इक्विलिब्रियम पे ये कितना बढ़ेगा, यानी कि मैं अगर इसका के इक्विलिब्रियम का इक्वेशन लिखता हूँ तो क्या आएगा, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, है ना। ये प्रोडक्ट है और ये रिएक्टेंट है, क्योंकि रिएक्टेंट जो है वो सॉलिड में दिया हुआ है ना, आप देख सकते हो यहाँ पे कि ये सॉलिड में दिया है। तो सॉलिड का कॉन्सेंट्रेशन नॉर्मली चेंज नहीं होता, सो वी नीड नॉट टू पुट इट। सो अपना के जो है वो क्या आएगा भैया, के है वो आएगा Fe+3 और यहाँ पे आएगा OH माइनस का क्यूब। अच्छा अगर ये जो है वो 1/4 ये हो जाता है तो ये कितना होना चाहिए, क्या Fe कितना होना चाहिए ये पूछा है। बेटा एक चीज़ समझ लो, अगर आपका टेम्परेचर कांस्टेंट है तो आपका के जो है वो कभी भी चेंज नहीं होता, यानी कि के इस केस में भी इतना ही रहेगा और आपका जो ये दूसरा केस है यानी कि जब कॉन्सेंट्रेशन OH का डाउन जाता है तभी भी के उतना ही रहता है ना। अच्छा तो आपको क्या करना है बेटा, ये अगर Fe+3 है तो ये मैं यहाँ पे लिख दिया और ये अगर इस साइड जाएगा तो ये 64 यहाँ पे उस साइड चला जाएगा, तो आपका आंसर आएगा 64। ठीक है, समझ में आ गया। अच्छा इसके बाद में 16वां क्वेश्चन कौन सा है भाई, आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एमोनियम हाइड्रोक्साइड इज। अच्छा तो आपको दिया गया है कि एक एमोनियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NH4OH का क्या दिया हुआ है, आयोनाइजेशन कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, तो ये तो बेस होता है और बेस जो होता है उसका आयोनाइजेशन कांस्टेंट को हम बोलते हैं Kb, है ना, बेस का। अच्छा ठीक है, वो दिया हुआ है। फिर हमें क्या दिया हुआ पूछा गया है, हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट यानी कि KH ऑफ NH4Cl फाइंड आउट करो, है ना। अच्छा ठीक है, तो ये सॉल्ट जो है NH4Cl उसका KH फाइंड आउट करना है। अच्छा ठीक है, तो ये जो इसका इक्वेशन जो होता है तो कोई भी हाइड्रोलिसिस का इक्वेशन होता है, हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट का जो इक्वेशन है ये होता है KH बराबर KW/Kb। अच्छा किसका, लेकिन ये जो सॉल्ट है उसकी बात कर चल रही है अभी, किसका सॉल्ट, वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड का सॉल्ट की। तो क्योंकि वीक बेस है तो ये वाला KH बराबर KW/Kb आएगा, है ना, वो जिस बेस से बना हुआ है। अच्छा ठीक है, तो अभी इसमें क्या आएगा बेटा, इसमें क्या आएगा, KH बराबर KW/Kb होता है और KW का मतलब होता है 10⁻⁻14, राइट। और आपका जो Kb है वो ऑलरेडी आपको दिया गया है, राइट। तो वो वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, ये वैल्यू जो है वो यहाँ पे पुट कर दो और आपको KH की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, चलो मैं यहाँ पे आगे और डिटेल में नहीं बताऊँगा क्योंकि ये ऑलरेडी आपको पता है, राइट, कि मतलब कैसे करना है। 10⁻⁻14 ये +5 हो जाएगा तो वगैरह वगैरह, तो यू कैन कैलकुलेट रादर ऑन योर ओन। अच्छा 17th क्वेश्चन कैसा है भाई, इसमें दिया गया है कि कुछ मेटल है और ग्रुप 1 की मेटल है और उसको इम्प्योरिटी से सेपरेट करना है ना, कैसे, क्लोराइड बना के, है ना। अच्छा यानी कि कुछ ऐसे बेसिकली हमें क्या करना है, ए सॉल्यूशन इनिशियली कंटेन्स Ag+ एंड Bb+2 एज अ, अच्छा ठीक है, यानी कि ये सॉल्यूशन है और ये जो सॉल्यूशन है उसमें आपका क्या है बेटा, इम्प्योरिटी, मतलब कि Ag+ और Pb+2 है, उसको मुझे नीचे बिठा देना है ना। इसमें ग्रुप 1 का मेटल भी है ना, तो मेरे को क्या करना है, Ag और Pb+2 को नीचे बिठा देना है, क्या करके नीचे बिठा देना है, PPT बना के। अच्छा PPT बना के मतलब कि अगर इसमें मैं ऐसा कुछ करूं,
है ना। ऐसा कुछ करूँ कि मैं अगर इसमें HCl डालूँ तो क्या हो जाएगा, HCl डालता हूँ तो ये AgCl बन के नीचे बैठ जाएगा और ये भी PbCl2 बन के नीचे बैठ जाएगा, बराबर है। अच्छा, लेकिन नीचे बैठेगा क्यों, नीचे तब तक नहीं बैठेगा जब तक इसमें इतने आयंस होते हैं, कितने आयंस, KsP जितने, एम आई राइट। तो अगर मैंने इसमें KsP जितने आयंस बना दिए इसके अंदर, सॉल्यूशन के अंदर, तो फिर जो एडिशनल होगा वो क्या होता रहेगा, PPT चालू हो जाएगा। अच्छा, लेकिन हमें क्या पूछा है बेटा, हमें पूछा है, हमें कुछ और चीज़ पूछी है। हमें पूछा है कि अगर मैं इसमें HCl डालता हूँ, ठीक है, और तब तक डालता हूँ जब तक क्लोरीन का कॉन्सेंट्रेशन 0.1 नहीं आता। कितना, क्लोरीन का कॉन्सेंट्रेशन 0.1 नहीं आता तब तक, ठीक है। यानी कि इसके अंदर क्लोरीन जो है वो कितना होगा, 0.1 होगा, तब तक मैं क्लोरीन डालता, HCl डालता जाता हूँ, बराबर है। तो उस कंडीशन में मेरा ये आयन यानी कि Ag और Pb+2 का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, ऐसा पूछा है। यानी कि मैंने एक सॉल्यूशन लिया, उसमें क्या था, ऑलरेडी Ag+ एंड Pb+2 का आयंस था। फिर उसमें मैंने HCl डालना चालू किया और तब तक मैंने HCl डाला जब तक Cl- का कॉन्सेंट्रेशन 0.1 नहीं आ जाता, ठीक है। यानी कि, और मुझे फाइंड आउट क्या करना है कि जब ये Cl- का कॉन्सेंट्रेशन 0.1 आता है तब अंदर जो Ag+ एंड Pb+2 है उसका कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा उस इक्विलिब्रियम में। अच्छा, ठीक है। तो बेटा मुझे पता है कि अंदर मेरा कितना आयन हो सकता है इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम वर्ड आता है, उसका मतलब कि ये KsP वाले बात कर रहे हैं, है ना। अच्छा बेटा, KsP का मतलब होता है कि अगर मैं बोलता हूँ कि मेरा AgCl सॉल्ट है तो उसका KsP यानी कि सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, यानी कि इसके इतने सॉल्ट Ag+ एंड Cl- का मल्टीप्लिकेशन, इतना मैक्सिमम इतनी KsP मेरी हो सकती है। यानी कि इसको बोलते हैं आयन का अगर मल्टीप्लिकेशन करूं तो मैक्सिमम इतनी वैल्यू आ सकती है। अगर उससे ज़्यादा आयन बढ़ गए तो वो PPT होना चालू हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, मुझे ऑलरेडी KsP की वैल्यू दी गई थी, वो मैंने डाली, और यहाँ Ag+ तो मुझे फाइंड आउट करना था और क्लोरीन का मुझे पता था, है ना। तो मैं ऐसे करके Ag+ को फाइंड आउट कर सकता हूँ। सिमिलरली अगर मैं Pb+2 की बात करूँ तो उसमें भी इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, उसमें भी KsP का मतलब होता है +2 और यहाँ Cl का स्क्वायर। ऐसा क्यों है, क्योंकि PbCl2 सॉल्ट जो है वो Pb+2 एंड 2Cl- में होता है। तो अगर हम लेते थे S, ये लेते थे 2S, माने। तो वैसे ही बेटा, वैसे ही क्योंकि ये वाला है तो स्क्वायर में आ जाएगा वो, बराबर है। तो ये आपका बेसिकली ऐसा होता था, इफ़ आई रिमाइंड यू करेक्टली, ये S और यहाँ पे 2S का स्क्वायर, है ना, ऐसा आता था। और ये आपका जो बेसिकली 2S है ना, वही 0.1 दिया हुआ है, राइट, 2S है, राइट। तो 2S 0.1 है, इसलिए आप कंफ्यूज मत होना कि 2S है सर यहाँ तो 0.1 ही है, 2.1 नहीं है, ऐसा मत होना। ये एक्चुअली 0.1 जो है वो वही 2S है। अच्छा, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये आपको बेसिकली ये जो क्लोरीन का कॉन्सेंट्रेशन है ना, वो 2S जो है वही 0.1 आपको दिया हुआ है इसमें। अच्छा, चलो इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आएगा आपका 18th वाला। चलो 18th वाला क्वेश्चन क्या है आपका, pKa दिया हुआ है एक एसिड का, और POH, अच्छा POH ही फाइंड आउट करना है, यस POH ऑफ द एसिड, अच्छा POH फाइंड आउट करना है। और बफर, एसिडिक बफर है ना, ये HA है, मतलब कि एसिडिक बफर है, और ये एसिड 50% आयोनाइज होता है। अच्छा चलो मैं वापस एक बार समझाता हूँ। मेरे पास एक एसिड है, बेसिकली एसिडिक बफर की बात चल रही है। इससे पता कैसे चला मुझे बेटा, मुझे पता इसलिए चला क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे H की बात चल रही है। एसिडिक बफर होता है ना, एसिडिक और बफर दोनों वर्ड आए, मतलब कि ये एसिडिक बफर है। सर थोड़ा याद दिला दीजिए, एसिडिक बफर क्या होता है। तो एसिडिक बफर का मतलब होता है बेटा, कोई भी वीक एसिड हो और वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट हो। फॉर एग्जांपल मैंने जो आपको सिखाया हुआ है वो ऐसा कुछ था, एसिडिक एसिड, और यहाँ पे CH3COONA, है ना, इसको बोलते हैं एसिडिक बफर। अच्छा, और इसकी pH का फॉर्मूला था pKa log A-, ये A- को बोलते हैं कॉन्जुगेट बेस, राइट। अच्छा, यानी कि यहाँ पे बेसिकली आप सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन भी ले सकते हो। क्यों, क्योंकि आपका जो एसिड होता है वही तो आयोनाइज होके
क्या हो जाता है, सॉल्ट बनाता है। और आपको दिया हुआ है कि भाई एसिड जो है यहाँ पे, कि एसिड जो है वो 50% आपका आयोनाइज हो रहा है, मतलब कि आपको किसका कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है, सॉल्ट का, ऊपर वाले का सॉल्ट का दिया हुआ है। यानी कि मैं क्या करूँगा, मैं बेटा ऊपर सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन लूँगा और नीचे इसका कॉन्सेंट्रेशन लूँगा, तो मुझे ये log 1 आएगा। और पिक के ए जो है, पिक के ए का वैल्यू भी मुझे दिया हुआ है, तो मुझे आपका पीएच का वैल्यू मिल जाएगा। पीएच का वैल्यू 9.5 आएगा। और मुझे लेकिन पीओएच पूछा है ना, तो पीएच प्लस पीओएच इज इक्वल्स टू 14 होता है। तो पीएच का वैल्यू यहाँ पे रख दो, तो पीओएच आपको मिल जाएगा। अच्छा, इसके बाद में नीचे का क्वेश्चन देखो क्या है। 3 रिएक्शन लिखे हुए हैं और इस K1 K2 K3 यानी कि इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट्स दिए हुए हैं। अच्छा, जब कभी भी ऐसा कोई क्वेश्चन आता है ना, तो आपको क्या करना है, इसका ऐसा रिलेशन फाइंड आउट नहीं करना है, आपको सीधा ये वैल्यूज़ को इसके साथ सबके साथ कंपेयर करवा देना है, राइट। चलो ठीक है, तो अगर मैं वैल्यू चेक करूं कि भाई क्या ये सही है कि नहीं। चलो, जो सबसे इजी लग रहा है मैं वहाँ से शुरुआत करूँगा, ये इजी डिफ़िकल्ट लग रहा है मैं वहाँ से पहले चेक नहीं करूँगा, ठीक है। तो सबसे इजी कौन सा है, डी वाला। तो डी वाला सबसे इजी है, तो मैं वहाँ से शुरू करूँगा। तो क्या K3 इक्वल्स टू K1 K2 आएगा, लेट अस चेक। तो K1 K2 का मतलब क्या होता है, इन दोनों का एडिशन, किसका, 1 और 2 का एडिशन, है ना। अगर एडिशन करते हैं, रिएक्शन का एडिशन करते हैं, तो K1 इंटू K2 होता है, राइट। तो अगर मैं इसको एडिशन करता हूँ तो ये CO कट हो जाएगा, और क्या होगा भाई, हाँ, ये 2H2O हो जाएगा। यानी कि मेरा कुल बना के इक्वेशन आएगा CO4 प्लस 2H2O। हाँ जी बिल्कुल, यानी कि ये तो मेरा ये वाला इक्वेशन पक्का बन रहा है ना, नीचे वाला, यानी कि बिल्कुल ये डी सही है। अच्छा, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, व्हेन KMnO4 एक्ट्स एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड अल्टीमेटली फॉर्म्स MnO4 MnO2 अच्छा, तो ये इसमें ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +2। इसमें कितना है आपका 6/2 यानी कि 3। इसमें है 4 और इसमें है आपका +6, राइट। अच्छा ठीक है, तो ये मुझे अलग अलग ऑक्सीडेशन नंबर दिए हुए हैं और यहाँ मुझे पूछा है कि व्हेन KMnO4 एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बेटा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब है कि कब KMnO4 डाकू लुटेरा बनेगा। सर ये क्या होता है भाई, डाकू लुटेरा का मतलब होता है वो किसी से कुछ छीन लेता है, किससे, उससे बाजू वाले जो भी होता है ना, उससे इलेक्ट्रॉन को छीन लेता है और उसको बना देता है ऑक्सीडाइज्ड, है ना। तो वो क्या कहलाता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और वो डाकू लुटेरों की तरह किसी का ऑक्सीजन खींच लेता है, ठीक है। और खुद क्या हो जाता है, खुद बेटा ऑक्सीडाइज हो जाता है। ऑक्सीडाइज मतलब खुद जो है वो क्या हो जाता है, आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो ले सकता है ना, इलेक्ट्रॉन ले सकता है। अच्छा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बन सकता है ना। तो इसमें आपका क्या आएगा बेटा, इसमें देखो, इसमें आपका एक्चुअली इसमें आपका क्वेश्चन जो है ना वो थोड़ा गलती वाला लग रहा है मेरे को, है ना। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पूछा है ना, तो आपको एक्चुअली इसमें रिड्यूसिंग एजेंट आना चाहिए बेटा। यहाँ मैं गलती कर रहा हूँ, या तो इसमें एक्चुअली राइट सॉरी, चलो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का ही पूछा है, यानी कि ये ऑक्सीडाइज करेगा। ऑक्सीडाइज का मतलब होता है कि आपका जो ऑक्सीडेशन नंबर है ना, वो कितना बढ़ सकता है। तो ऑक्सीडेशन नंबर कितना बढ़ सकता है भाई, इसका बढ़ सकता है Mn का मैक्सिमम कितना हो सकता है, Mn का ऑक्सीडेशन नंबर मैक्सिमम हो सकता है +7, है ना, राइट। तो अगर ये 6 है तो ये 6 का +7 मैक्सिमम हो सकता है। अच्छा, ये कितना हो सकता है, मैक्सिमम +6 हो सकता है। अच्छा, और आपका ये जो है वो कितना हो सकता है आपका, ये कितना हो सकता है आपका ये भी +7 हो सकता है ना, और ये भी +7 हो सकता है। मतलब कि बेटा KMnO4 में से अगर ये 6 बना तो इतने कितने इलेक्ट्रॉन लिए होंगे, 1 इलेक्ट्रॉन, है ना। और KMnO4 ने अगर ये लिए होंगे तो ये इसने इलेक्ट्रॉन कितने लिए होंगे, इसने लिए होंगे 3, एम आई राइट। क्योंकि KMnO4 जो है ना उसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है +7, Mn की बात कर रहा हूँ मैं, एम आई राइट।
अच्छा, तो ये KMnO4 की बात कर रहे हैं बेटा, मैं एक्चुअली ये समझा था पहले इसलिए। तो KMnO4 जो है वो एक्चुअली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर है +7। और आपका किसी के साथ से इलेक्ट्रॉन लेके ये बन जाता है +6। तो उसने कितने इलेक्ट्रॉन लिए होंगे, चलो एक काम करते हैं, डोंट गेट कंफ्यूज, लेट मी जस्ट अगेन ट्राई टू टेल यू। अच्छा, इसका Mn का होता है +7 और इसमें Mn का होता था कितना बेटा, हमने अभी अभी गिना था +6। तो ये 7 में से अगर 6 गया ना, तो इसने कितने इलेक्ट्रॉन लिए होंगे, 1 इलेक्ट्रॉन लिया होगा, राइट। तो ये 1 आपका आ गया। अच्छा, अगर इसने 2 इलेक्ट्रॉन लिए होते तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर आ जाता प्लस, इसने लेकिन यहाँ कितने लिए हैं, 3 लिए हैं ना, यानी कि यहाँ इसका आ जाता +4, यानी कि इसका यहाँ +4 आया है, इसलिए यहाँ इसने 3 लिया है। अच्छा, और अगर इसने लिया होता, सपोज यहाँ डायरेक्टली चले जाते हैं, तो इसने लिया होगा +5 इलेक्ट्रॉन, तब भी तो यहाँ इसका +2 आ गया, राइट। तो ऐसे आया है। अच्छा, सॉरी फॉर द टाइम। 21st में क्या दिया है बच्चों, MnO4 C2O4। अच्छा, बैलेंस करना है बेसिकली, ठीक है। चलो तो बैलेंस कर लेते हैं यार। बैलेंस कैसे करना है, वेरी इजी भाई। इसका ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ से यहाँ जाएगा, तो इसमें कैसे करेंगे, इसका अगर मैं x लेता हूँ तो x - 8 = -1, तो x = आएगा 7, ठीक है। यानी कि ये 7 में से 2 बना, यानी कि डिफरेंस कितना आया है ना, MnO4- से Mn +2 गया, तो बेटा डेल्टा कितना का आया, 5 का आया ना। और ये जो था वो C2O4 - 2 था, उसमें से CO2 बना, उसमें से CO2 बना, तो उसमें डेल्टा कितना है, यहाँ पे भी +4 है और यहाँ पे था, यहाँ कार्बन का कितना है 2x - 8 = -2, तो 8 इस साइड चला जाएगा तो प्लस, यानी कि x आएगा बेटा 3, है ना। तो ये +3 में से +4 बन रहा है, यानी कि डेल्टा है कितना 1 का, लेकिन एक्चुअली 1 का नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कार्बन 2 है, तो यहाँ पे भी मैं बैलेंस कर दूंगा और यहाँ पे भी 1 × 2 कर दूंगा, यानी कि टोटल मेरा 2gm5 आएगा। क्या 2gm5 आएगा। हम क्या करते थे फिर, अगर इसका डेल्टा 5 का था MnO वाले का, तो ये 5 को यहाँ मल्टीप्लिकेशन करते थे ना, यानी कि आपको क्या करना पड़ेगा, नीचे अगर मैं यहाँ लिखता हूँ तो इसको आपका यहाँ पे ये 2 आएगा, और फिर आप करते थे, याद है, यहाँ पे 5 लिखते थे और यहाँ पे भी 5 लिखते थे, और इसका जो डेल्टा था वो यहाँ लिखते थे, है ना, इसका डेल्टा यहाँ लिखते थे, राइट। तो ऐसा कुछ आता था, यानी कि ये 2gm5 आएगा बेसिकली। तो आपका यही आंसर आएगा, राइट। आयन इलेक्ट्रॉन मेथड की मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा, इसके बाद में क्या पूछा है, विच आर स्ट्रांगली इंड्यूसिव इट, है ना, इंडक्टिव इफेक्ट बेसिकली। अच्छा, तो ये इंडक्टिव इफेक्ट जो है ना, इसका मतलब है कि ये जो फ्लोरीन है, बराबर है, ये डिस्टेंस बढ़ जाएगा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, तो ये फ्लोरीन जो है ये सबसे ज़्यादा खींच लेगा, इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, राइट। अच्छा भाई, ये क्यों नहीं है, इसमें भी तो फ्लोरीन है, लेकिन इसमें डिस्टेंस ज़्यादा है, तो ये यहाँ से खींच नहीं पाएगा। अच्छा, इसमें बात करें तो ये क्या करेगा, ये 2 Cl है, तो 2 Cl है तो ज़्यादा खींचेगा, तो इसमें ये आएगा, है ना, क्योंकि एट्रैक्टिव की बात कर रही है ना, यानी कि ये -I इफेक्ट की बात कर रही है। एक -I इफेक्ट का मतलब क्या था, इलेक्ट्रॉन को खींचना। इसमें कौन होगा फिर भाई, इसमें तो सभी का +I है, ये +I, इसका भी +I और इसका भी +I, है ना। तो इसमें क्या होगा, इसमें बड़ा सबसे कम I किसका है, इसका, यानी कि इसमें जो +I कम है वो ही सबसे खींचने वाला होगा, ऐसा हम समझ सकते हैं। अच्छा, इसमें क्या है, ये तो बहुत ईजी है। अच्छा, इसमें क्या कर रहे हैं भाई, ये है, जैसे ही माइनस दिखा, इसका मतलब है NU- के साथ मैंने कंपेयर किया, यानी कि ये न्यूक्लियोफाइल जो है वो यहाँ पे जा रहा है और दूसरा न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे बन रहा है, यानी कि ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। दूसरा वाले में आप देख रहे हो एडिशन रिएक्शन है ना, दूसरा वाले में एडिशन रिएक्शन है। अच्छा, तीसरे वाले में क्या है, तीसरे वाले में है आपका ये NU- तो है, यानी कि ये NU- है, लेकिन ये NU- क्या कर रहा है, ये NU- जो है ना वो कुछ खींच के बाहर निकल रहा है, यानी कि ये एलिमिनेट कर रहा है, यानी कि ये क्या कौन सा रिएक्शन है, एलिमिनेशन रिएक्शन है ना। ये एडिशन रिएक्शन नहीं बेटा, मतलब कि आई मीन टू से कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन या सब्स्टिट्यूशन नहीं है, ये कुछ निकल रहा है अंदर से। अच्छा, उसके बाद में
रीअरेंजमेंट विथ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। रीअरेंजमेंट का मतलब क्या है, चलो देखते हैं यार। ये वाला कंपाउंड है कौन सा वैसे, तो ये आप ऑलरेडी जानते हो। इसको मैं थोड़ा इजी वे में लिखता हूँ तो आपको अच्छा रहेगा। यस, ये अच्छा रहेगा, ये और ये आप समझ जाओगे। अच्छा, इसमें होता क्या है बेटा, जैसे ही मैंने इसका HBr के साथ रिएक्शन करवाया ना, तो वैसे ही डायरेक्टली इसमें से ये निकल के यहाँ पे प्लस बन गया। फिर क्या होता है, इसमें रीअरेंजमेंट होता है। तो रीअरेंजमेंट होता है ना, तो क्या होता है कि यहाँ से यहाँ मिथाइल ट्रांसफ़र हो जाता है, और यहाँ से यहाँ मिथाइल ट्रांसफ़र होगा। मिथाइल, सर मिथाइल ट्रांसफ़र क्यों हुआ भाई? मिथाइल इसलिए बेटा क्योंकि इस कार्बन के पास हाइड्रोजन नहीं है, तो फिर क्या होता है, मिथाइल ट्रांसफ़र। तो चलो यहाँ पे ये जो प्लस था ना, वो प्लस कहाँ आ गया सॉरी, यहाँ पे, और ये मिथाइल यहाँ चला गया, ठीक है ना। अच्छा सर, ये क्यों बना? क्योंकि बेटा 2 डिग्री वाला कार्बोकैटायन ये वाला ज़्यादा स्टेबल होता है ना, तो ये रीअरेंजमेंट होता है। और फिर रीअरेंजमेंट होने के बाद ये वाला जो Br होता है ना, वो फिर यहाँ पे लग जाता है ना। इसलिए आपका देखो ये प्रोडक्ट जो बना है वो ऐसा कुछ बना है। तो इसमें कौन सा हुआ है, आपका सब्स्टिट्यूशन तो हुआ है बेटा, यानी कि OH माइनस निकला है और Br माइनस गया है, यानी कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन तो है ही, लेकिन साथ साथ में रीअरेंजमेंट भी है। दिस इज़ व्हाट आई एम ट्राइंग टू स्पीक इट आउट। चलो उसके बाद में ये सब मैं नहीं करवा रहा, क्योंकि ये IUPAC ऑलरेडी यू नो वेरी वेल, ये सब बहुत इजी है, तो मैं इसमें ज़्यादा नहीं बोलूँगा, ठीक है। अच्छा, ये सब कैसे किया है, तो ये भाई ये एनिलिन है ना, ये एनिलिन का, और फिर यहाँ ये 2 नंबर, ये 4 नंबर, तो ये वेरी वेरी इजी है भाई, इसमें कुछ करना नहीं है, राइट। चलो तो आई होप कि, चलो ये, अच्छा ये क्वेश्चन और ही कर लेते हैं। ये वाला क्या है भाई, ये देख लेते हैं। अच्छा क्या है, 3rd पीरियड एंड 17th ग्रुप में कौन सा एलिमेंट है। अच्छा भाई, मेरे को अगर पीरियडिक टेबल बनाऊँ ना, तो ये कुछ ऐसा आता था, एम आई राइट, ऐसा है ना। और यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हीलियम, और फिर यहाँ पे सब आता था, है ना। यानी कि पहले ये फर्स्ट, फिर ये 2nd पीरियड और ये 3rd पीरियड, यानी कि बात चल रही है 3rd पीरियड की, तो यहाँ की बात चल रही है। तो यहाँ पे बेटा क्या आता था, यहाँ पे आता था आपका दूसरे में फ्लोरीन और नीचे में क्लोरीन, यानी कि 3rd पीरियड में आएगा क्लोरीन, है ना। समझ गए बात को, तो आपको तुरंत ही थोड़ा आइडिया आ जाएगा कि ये कहाँ की बात चल रही है। तो आपको ऐसे करके करना है बेटा। अच्छा सर, आपको पता कैसे चला कि ये क्लोरीन की बात चल रही है भाई? इसलिए कि 17th ग्रुप है ना, तो 17th ग्रुप कौन सा होता था यहाँ पे, ये जो था उसमें 17th ग्रुप मतलब ऐसा था ना, सॉरी, है ना, ये P ब्लॉक था, ये P ब्लॉक था, और इसमें ये 13th ग्रुप, ये 14th ग्रुप, ये लास्ट वाला 18th ग्रुप, ये 17th ग्रुप, तो ये यहाँ से फ्लोरीन चालू होता था। और ये एक्चुअली ये फ्लोरीन वाला जो था ना, ये 2nd पीरियड था, अभी अभी हमने आगे ही किया है, तो इसके नीचे वाला बिल्कुल फ्लोरीन होगा। अच्छा यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये OH माइनस है, और ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, ये न्यूक्लियोफाइल है ना बेटा, तो ये न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट है बेसिकली, है ना। रिएजेंट्स तो पूछा है हमको, Cn माइनस मतलब कि ये भी Nu माइनस है ना, ये भी न्यूक्लियोफाइल है। अच्छा ये प्लस है, तो ये इलेक्ट्रोफाइल है, यानी कि E प्लस है, ठीक है। चलो तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, बाय।